प्रिय मित्रों, आज मैं आपको नार्सिसिस्टिक स्पाउस के बारे में और उसके अपने सप्लाईज से संबंध, खास करके लॉन्ग टर्म सप्लाईज जो हैं या रिकरेंट सप्लाईज जो हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो अपने सबसे ज़्यादा गोल्डन सप्लाई जिसको हम कहते हैं, वह दो तरह से उसके जीवन में रह सकती है। एक तो कुछ समय रही और फिर उसी साइकिल के कारण, नार्सिसिस्टिक साइकिल के कारण, कुछ महीनों के संबंधों के बाद में उनमें फिर वही स्थिति आ गई, यानी कि वो एक दूसरे को डिसलाइकिंग स्थिति में आ गए। लेकिन कुछ समय पश्चात ही फिर नया साइकिल शुरू हो जाता है और वही एडमिरेशन, डिस्टेंस और डिस्कार्ड का साइकिल चल पड़ता है। यह मैं गोल्डन सप्लाई की बात कर रहा हूँ, जो सप्लाई बड़े लॉन्ग टर्म तक उसके जीवन में और कभी कभी जीवन पर्यंत मृत्यु तक उसके जीवन में एक योयो सिंड्रोम की तरह, यानी कि कभी दोनों में घनिष्ठता और फिर दूरी, फिर वही साइकिल लाइफ लॉन्ग रिपीट होता रहता है। और वस्तुतः दोनों ही उससे इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं कि वो जीवन भर इसको निभाते हैं। हमारे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बड़े डिफरेंट ढंग से बताया गया। लोगों ने इसको नार्सिसिस्ट तो नहीं समझा, लेकिन उन्होंने इसको एक यार का स्टेटस दिया, यानी कि इस गोल्डन सप्लाई को उन्होंने यार कह के बुलाया गया। इस स्टेटस पे बड़ी बड़ी मधुर कविताएं लिखी गई हैं। जैसे एक हिमाचल का सॉन्ग है जिसमें नार्सिसिस्टिक वुमेन कहती है, खसम मेरा खसम मरिया हंजू पूछ लेने, यार मरे किंज रहना। मीन्स अगर हस्बैंड मर जाएगा तो कोई बात नहीं है, 2-4 दिन में हम आंसू पूछ के नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर यार मर गया तो फिर कैसे रहेंगे, फिर कैसे जिंदा रहेंगे। ये यार शब्द जो उपयोग किया गया है वो गोल्डन सप्लाई के लिए किया गया है। यह वो गोल्डन सप्लाई है जो उसके बचपन से लेकर के और मरने तक उसके जीवन में रहती है। और वो जो हेट एंड लव का एक रिश्ता है वो बहुत गहरा हो जाता है और वो देखने में एकदम इस तरह से नज़र आता है जैसे दोनों का इन्फेचुएशन और लाइकिंग एटर्नल है। इस तरह के अट्रैक्शन पे बहुत सी कविताएं पंजाब में, पूरी दुनिया में शायद लिखी गई हैं। हमारे यहाँ पे हीर रांझा, सोनी महिबाल और फिर लैला मजनू और इस तरह के सारे किस्से
प्रसिद्ध हैं जहाँ पे नार्सिसिस्टिक वुमेन, या हो सकता है उनमें कुछ नार्सिसिस्टिक सामने के व्यक्ति भी रहे हों, जिनकी लाइफस्टाइल और जिनका प्यार जिसे हम कह सकते हैं जो वास्तव में प्यार नहीं है, वह सप्लाई का रिलेशन है। वो सप्लाई का रिलेशन इतना गहरा है कि वो एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। यह कुछ नहीं, केवल मात्र एक नार्सिसिस्टिक और सप्लाई, उसकी सप्लाई की रिलेशनशिप रही होगी, जिसको कवियों ने ग्लैमराइज कर दिया, या उन लोगों ने जिनको सपनों और अपने इमोशंस से खेलना आता है, वो लोग इस तरह की घटनाओं को एक बहुत ही प्यारा रूप दे करके और अपनी कविता के शब्दों द्वारा इन्हें अमर भी कभी कभी कर देते हैं। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के जीवन में और एक एम्पाथ के जीवन में जो विक्टिम है एक नार्सिसिस्ट का, यह एक आम बात है। उसे इस तरह की जीवन यात्रा से में कई बार मरना और डूबना पड़ता है, और कैसे न कैसे अपने आप को बचा करके उस जीना पड़ता है। उसको कभी कभी पता भी होता है, कभी नहीं। नार्सिसिस्ट की एक और पहचान रहती है कि वह किसी न किसी तरह से अपनी सप्लाईज का, खास करके जो गोल्डन सप्लाईज होती हैं, उनको आप पे जाहिर कर देते हैं। कि वो जाहिर करने से उन्हें मालूम है कि आप विचलित होंगे, दुखी होंगे, तो पहली सप्लाई तो उनको आपको दुख दे करके मिल गई। उसके अलावा वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और आपकी जो विंडिक्टिव एक्टिविटीज़ उस सप्लाई की तरफ होंगे, वो उनके यार की तरफ होंगे, वह और उनको आनंद देंगी। और उसके बाद जब आप डायरेक्ट उन पे अटैक करेंगे तो वह एक और गहरा आनंद उनको देगी, क्योंकि ये सब भी एक नेगेटिव सप्लाई का काम करेंगे। आप उनसे लड़ेंगे, उनको गालियाँ देंगे, आप उनको उनके प्रत्यक्ष फ़ोटोग्राफ्स दिखाएंगे या वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप गौर से ध्यान रखना, वो मन ही मन में मुस्कुरा रहे होंगे, और कभी कभी यह मुस्कुराहट उनके होठों पे भी स्पष्ट दिखाई देती है। और उनके फेस को अगर आप देखेंगे तो उसमें किसी तरह का अवसाद नहीं होगा, वो बहुत ही शांत और वो दिखाई देंगे काफ़ी समय के बाद। जब आपकी बात पूरी हो जाती है, आप अपने रिवेंज को ख़त्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, और जब उनको पूरी तरह से यह समझ आ जाता है कि आपको पर्टिकुलर सप्लाई के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो फिर वो आपको अपना एक रौद्र रूप दिखाएंगे, जिसको नार्सिसिस्टिक रेज कहते हैं। उस नार्सिसिस्टिक रेज में हो सकता है वो अपने रिलेशंस को, सेक्सुअल रिलेशंस को और सब को आपको बता भी दें, लेकिन वो इस तरह से बताएंगे कि आपको कष्ट हो, आपको मरने के लिए भी दुनिया में कहीं जगह नहीं करेंगे मिले। जैसे वो कहें कि इस जैसे तुम मेरे आसपास सैकड़ों घूमते रहते हैं, तुम किस किस को गिनोगे? या फिर तुम क्या सोचते हो, तुम एक बार, मैंने ऐसा हज़ारों बार किया है। मेरे इस व्यक्ति से रिलेशन कोई एक दिन के नहीं हैं, ये तो हज़ारों दिन को हैं। वो एक एक्सेप्टेंस दे कर के आपको ह्यूमिलेट करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे उस नार्सिसिस्टिक रेज में। और नार्सिसिस्टिक रेज के साथ में जो उनका ईगोइस्टिक स्टेटस है, ईगोइस्टिक स्टेटस है, यानी कि जो एंटाइटलमेंट है, वो गुस्सा करेगा कि तुम में इतनी हिम्मत
कि तुमने मुझे ये मेरी असलियत बतानी चाहिए, और उसके लिए वो हाथापाई किसी वेपन को या कोई चीज़ को जो भी हाथ में है उस पर आपको फेंक के आपको फिजिकल नुकसान भी कर सकते हैं। यही वह स्थिति रहती है जब वो कई बार मर्डर भी कर सकते हैं, आपको बहुत अत्यधिक चोट भी पहुंचा सकते हैं। नार्सिसिस्टिक रेज को इसलिए आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इस तरह की स्थिति आने पर आपको चुपचाप घर से बाहर निकल जाना चाहिए, और फिर उस काफ़ी समय बाद आपको सोच समझ के, क्योंकि कई बार नार्सिसिस्टिक रेज काफ़ी लंबा रह जाता है, और इस पीरियड में जब आप चले जाते हैं तो उसको प्लानिंग करने का या अपने जो सप्लाईज़ हैं, खासकर जो गोल्डन सप्लाईज़ हैं, उनके साथ में डिस्कस करने का, प्लान करने का मौका मिल जाता है, और ये आपके लिए ख़तरनाक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए उस परिस्थिति में आप अवॉइड करें और अच्छी तरह से परिस्थिति को परिस्थिति को समझ करके ही वापस आप नार्सिसिस्ट के पास आए। कभी कभी यह कंपल्शन हो सकता है, क्योंकि परिवार में अब आप अकेले नहीं हैं। नार्सिसिस्ट प्लांट वे में पहले 3 या 4 साल की शादी में आपके 2 बच्चे पैदा कर चुका है, जिनको वो कभी भी डीएनए के लिए सबमिट करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 2 बच्चे इसी के हैं, और वो बच्चे सिर्फ वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आप कहीं भाग ना जाएं, आप उसके हाथ से जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, रेगुलर सोर्स जो उसकी सारी व्यवस्थाओं के और उसकी आवश्यकताओं के जो सोर्स हैं, वो कहीं भाग नहीं जाएं, उनके हाथ से निकल नहीं जाएं। वह व्यवस्था उसने इसलिए की होती है। इसलिए बाकी उसको किसी से प्यार नहीं, बच्चों से भी नहीं, आपसे भी नहीं, उसका किसी से कोई लगाव नहीं होता है, सिवाय कुछ गोल्डन जो उनकी सप्लाई है उसके साथ में, जो समय समय पे बदल भी सकती है, और जो कई केसेस में वह अकेली ही सरवाइव कर सकती है। मीन्स गोल्डन सप्लाई थ्रू आउट लाइफ उसके साथ में रहती है। गोल्डन सप्लाई सबसे डेंजरस व्यक्ति है। वह आपको कष्ट पहुंचाने में उनको गाइड करता है, उनकी असिस्टेंस करता है, उसकी सहायता करता है, यहाँ तक कि गोल्डन सप्लाई वह उसको मदद करने के लिए आगे भी आता है, और आपको फिजिकल असॉल्ट की या और किसी तरह की धमकी भी दे सकता है, वो देते हैं, और कभी कभार वो उसका साथी भी बन सकता है, फिजिकल वायलेंस के इंड्यूस करने के या फिर मर्डर इत्यादि में भी। हालांकि ये लोग अपना कोई भी कंप्लाइसेस नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने 1-2 केस में देखा है जहाँ पे उनकी गोल्डन सप्लाई उसके साथ में, एक नहीं काफ़ी केसेस में देखा है जहाँ गोल्डन सप्लाई आकर के और उसकी मदद करती है। गोल्डन सप्लाई को भी नार्सिसिस्ट के मरने के बाद पता चलता है कि वह तो उसको भी बेवकूफ़ी बना रही थी, क्योंकि जब चार्जेस फेस करने के तरीके समय आता है या इन्वेस्टिगेशन का समय आता है, तो वो बहुत सी बातों से इनकार करना शुरू कर देती है, और उसको यह कहने में भी कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, या फिर वो विक्टिम कार्ड खेलने से भी मना नहीं आएंगी कि इस व्यक्ति ने मेरे को एक्सप्लॉइट किया है, इसी व्यक्ति ने मेरे को उकसाया है अपने पति का मर्डर करने में। तो इस तरह से उसकी साइकोलॉजी, क्योंकि सारी सेल्फ सेंटर्ड है, किसी से भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ भी कोई इमोशनल कमिटमेंट नहीं है, वो स्वयं अपनी रक्षा के लिए कोई भी प्ली ले सकती है जो संभव है। उसको न अपने लॉन्ग टर्म जो सप्लाई है उससे प्यार है, प्यार नाम की चीज़ कहीं नहीं है। हाँ, कहीं प्रैक्टिकल आदान प्रदान जो रहता है वो हो सकता है, गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, यह एक उनकी
परंपरा हो सकती है, या कभी कभी इमोशनल स्टेटमेंट्स पास करके एक दूसरे पे और आलम्ब देना, यह सब संभव हो सकता है। लेकिन कहीं भी मन से प्रीत जिसे कहते हैं वो दोनों के बीच में नहीं होती। जो भी है वो फिजिकल रिलेशनशिप का आनंद, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप की जो आनंद है, वहीं तक उनका वो सारा ट्रांजैक्शन सीमित होता है। और कुछ ट्रांजैक्शन जो है अपने एम्पाथ को, स्पाउस को परेशान करने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, उसके लिए ट्रबल्स क्रिएट करने के लिए, वो उसको हर तरह से उसको एक कष्ट देने के लिए वो उनकी मदद लेते रहते हैं। जहाँ तक पैसे का है, अर्निंग का है ऑफ द एम्पाथ, हाँ वह वो पास ऑन कर सकती है गोल्डन सप्लाई को या दूसरी सप्लाईज को, उनको खुश करने के लिए या फिर उनको बताने के लिए। जब ग्रैंडियस फेज़ में होते हैं वो, तो ग्रैंडियोसिटी तो थोड़ी बहुत हमेशा उनको रहती है, लेकिन जब ग्रैंडियस फेज़ में ज़्यादा रहते हैं तो उस वक्त अपने ग्रैंडियोसिटी बताने के लिए या उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई कार गिफ्ट कर दिया, घर बनाने में मदद कर दी, या और किसी तरह से उनको फाइनेंशियल मदद करके जो उनके इम्पाथ का या हस्बैंड का पैसा है उसको ड्रेन आउट कर सकती हैं। यह बहुत कॉमन होता है और हस्बैंड को इसको कानो खान खबर नहीं होती, उसको तब पता चलता है जब उसको आवश्यकता पड़ती है। अपने डोमिनेंट और ग्रैंडियोस बिहेवियर के कारण वो घर की सारी व्यवस्था, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे नौकरों की है, चाहे कोई रिपेयर की है, चाहे कुछ भी है, चाहे सब्जी लाने की ही व्यवस्था है, वो सब अपने डोमेन में कायम रखती हैं। और वो कभी भी इनके लिए अपने पति को या हस्बैंड को या इम्पाथ को कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगी। इन्वॉल्व करेंगी अगर तो एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह सामान लाने ले जाने के लिए, लेकिन उसने कहीं भी अगर इंटरफेयर किया तो उनका रेज उस पर निकल पड़ेगा। वो कभी इसको लाइक नहीं करेंगे। वो कभी भी, इवन घर में कोई रिपेयर चल रही है, मज़दूर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि घर का जो मालिक है यानी कि उनका जो हस्बैंड है यानी कि जो इम्पाथ है वो उससे बात करे। यानी कि पूरी सत्ता घर में वो अपने हाथ में, चाहे फाइनेंशियल मैटर है चाहे दूसरे मैटर्स हैं, वो सब उसी के हाथ में, उसी की इच्छा से, उसी की परमिशन से वो होते हैं। और वो किसी भी तरह से कोई निर्णय अपने पति को या इम्पाथ को या अपने स्पाउस को नहीं लेने देती इंडिपेंडेंट रूप से। इसी के कारण अंततोगत्वा व्यक्ति सरेंडर कर देता है। वो अपने रिश्तों के बारे में भी, अपने जितने भी सप्लाईज के बारे में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इस इम्पाथ को या अपने हस्बैंड को या पति को या जो कुछ भी कहिए जो उसके साथ में रह रहा है उस पर जाहिर भी कर देती हैं। उसके दिमाग में एक स्पष्टतया शक खुद क्रिएट कर देती हैं वो, जिससे कि वो कुड़ता रहे, जलता रहे और उसकी कुड़न और जलन को और उसके एक्सप्रेशंस, गुस्से के एक्सप्रेशंस को या उसके साथ की गई गुस्से में वार्तालाप को वो बहुत ही एंजॉय करती हैं, क्योंकि ये उसको बहुत बड़ी नेगेटिव सप्लाई देता है। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्टिक स्पाउस है वो शक्कर की तरह आपका इमोशनल, आपका ब्लड, आपकी हर चीज़ उसको सक कर जाती हैं और अंततः आप सिर्फ एक जुम्बी की तरह, एक जिंदा लाश की तरह शेष बच जाते हैं। और उसका भी एहसास तभी होता है कि या तो वो स्पाउस की मृत्यु हो जाए और आप अकेले उसके बिना रहें, और अगर आप उसके अकेले बिना कभी मौका नहीं मिलेगा, वो आपसे बाद में ही शरीर को छोड़ेंगे, तो शायद आप मरते दम तक उसी परिस्थिति में, उसी एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में, उसी कष्ट और दुख के साथ में वो सब चीज़ें अपनी मन में लिए हुए आप चले जाएंगे। लेकिन नार्सिसिस्टिक का शासन आप पे कभी ख़त्म नहीं होगा। धन्यवाद। फिर चर्चा करेंगे इस विषय पे आगे जाकर। गॉड ब्लेस यू।